हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज एंड टिप्स पर। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कशन करने जाने वाले हैं बायो का एक छोटा सा चैप्टर और आगे भी सारे चैप्टर जिसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं और मैं एक एक करके आपको कम से कम समय में हर चैप्टर समझा दूंगा और आपको केवल ये एनसीईआरटी से सॉल्व करना है। आपको इसके बाद में केवल एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज सब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो भी बहुत ही सरल लगता है, तो आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस चैप्टर का नाम है अपने जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करें तो जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसका ये चैप्टर, यानी कि सबसे पहले अपने आएगा रिप्रोडक्शन, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोनों चैप्टर से काफ़ी बढ़िया और समझने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का एकमात्र उद्देश्य ये माना जाता है कि इस चैप्टर से लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए। तो अपन लोग ये भी प्रयास करेंगे कि सारी जानकारियाँ आपके साथ में शेयर करते जाएंगे और एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं हो, ठीक है ना। तो हर बात हर चीज़ वो जो एनसीईआरटी के अंदर है, हर चीज़ वो नीट के अंदर पूछी जाती है, हर क्वेश्चन जो नीट के अंदर आ सकता है सब कुछ यहीं पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का जल्दी से सेशन। और बहुत ज़्यादा की संख्या में आज हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन उसमें क्या लिखा है कि धीरे धीरे जनसंख्या के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि 1900 में जनसंख्या पूरे विश्व में 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूँ जिससे आपको समझा पाऊँ। 1900 में कितनी थी? 2 अरब संपूर्ण विश्व की बात करें, ठीक। 2000 में फिर से जनगणना हुई तब 6 अरब थी और फिर 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसमें 7.2 अरब पहुंच गई थी। तो ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसके लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून लाए गए जिनको परिवार नियोजन बोला गया। क्या बोला गया भाई दोस्तों? परिवार नियोजन। उनके बारे में देखते हैं तो 1951 यानी कि 1951 में परिवार नियोजन नियोजन का कानून लाया गया। फिर जिसे वर्तमान में उसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो ये थी एनसीईआरटी की शुरुआती लाइन जिसमें एनसीईआरटी बोलती है कि इतनी जनसंख्या है भारत में 2011 के अंदर 1.2 बिलियन जनसंख्या है। सोचो दोस्तों कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो कानून लाए गए उनको परिवार नियोजन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अब वो लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जनन स्वास्थ्य के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार जो एमटीपी कुछ ऐसी विधियों को डिस्कशन करने वाले हैं जिससे ये पता चल जाए कि परिवार नियोजन की प्रणाली को कैसे और विकसित किया जाए, किस प्रकार जनसंख्या की जो अत्याधुनिक वृद्धि हो रही है इसको रोका जाए, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर गर्भ निरोधन हो जाएगा तो फिर जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। तो गर्भ निरोधन के प्रकार देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छा गर्भ निरोधक क्या होना चाहिए, अगर किस चीज़ का, अगर किस वस्तु का उपयोग करें, क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो उनके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले उन लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गर्भ निरोधन होगा वो यूजर फ्रेंडली होगा, यानी कि सब जगह योग, फिर कुशल भी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली एंड सेक्सुअल डिजीज प्रकट नहीं करता है, यानी कि सेक्सुअल डिजीज प्रभावित नहीं करता। ये सारे लक्षण होने चाहिए और ये कहाँ पर लिखे हैं? ये एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे गर्भ निरोधन के एक एक करके पॉइंट। लेकिन जो जनसंख्या वाला मामला है इसमें सबसे बड़ी क्या बात लिखी है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। गर्व नहीं होना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है। हर छठा आदमी भारतीय क्यों बोला गया है? क्योंकि जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखते हैं गर्भ निरोधन, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और जनरली जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को समझा भी जाना चाहिए। तो यानी कि गर्भ निरोधन यानी कि जो शुक्राणु व अंडाणु दोनों को मिलने से रोकना, मिलन का रोकना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधन। यानी कि जो स्पर्म है और जो ओवम है इन दोनों को मिलने से रोक देना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधन कहलाता है। सबसे पहले नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम गर्भ निरोधन को रोक सकते हैं? बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जिसमें प्राकृतिक रूप से मिलने को रोकना, यानी कि नेचुरल रूप से नहीं मिलने देते हैं। कोई बैरियर की जरूरत नहीं, बिना नेचुरल रूप से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है कि इसका फेलियर ज़्यादा है, यानी कि ये अपने सफल होने के चांसेस कम है, ठीक है ना। फेलियर ज़्यादा है, ठीक है। बात करते हैं एक एक करके।
ठीक है ना, फेलियर चांस इंक्रीज होते हैं, यानी कि फेलियर चांस ज़्यादा है। सबसे पहले है आवधिक सेम, यानी कि पीरियोडिक एबिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, देखो आराम से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 70वें दिन तक जो रिस्क या फिर फर्टाइल पीरियड कहलाता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्रेगनेंसी का कारण इन दिनों में हो सकता है। इसके अंदर, इस समय के अंदर मध्य में मैथुन नहीं करना, यानी कि जो सेक्स है वो नहीं करना। इससे आप अपन जो फर्स्ट पॉइंट है अपना आवधिक संयम, इसमें ये 10वें से 70वें दिन तक मध्य मैथुन नहीं करना रिस्क या फिर फर्टाइल पीरियड कहलाता है। आगे की बात करते हैं कौन से नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, बाह्य स्खलन मतलब क्या है, विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटररप्टस। ठीक है ना, बात करते हैं स्खलन पूर्व, यानी कि शिशन को, स्खलन से पूर्व शिशन को मादा योनि से बाहर निकालना किस में आता है, अपने सेकंड पॉइंट के अंदर। कौन सा सेकंड पॉइंट, जैसे बोलते हैं बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में क्या हुआ कि जब वीर्य स्खलन हो उससे पूर्व ही उसको, शिशन को मादा योनि से बाहर निकालना बाह्य स्खलन कहलाता है। सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है अपना, स्तनपान अनार्तव, जिसे लैक्टेशनल एनोर्मिया कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है कि जब प्रसव की प्रक्रिया होती है ना, प्रसव, जब प्रसव होता है तो प्रसव के 6 महीने तक, कितने, 6 महीने तक जो अंडोत्सर्ग है, अंडोत्सर्ग नहीं देखा जा सकता। अंडोत्सर्ग नहीं देखा जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं देखा जाएगा। तो उस टाइम जो सेफ जोन कहलाता है वो कितना है, 6 मंथ, यानी कि 6 महीनों तक का। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। तो स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, स्तनपान करते हैं जब प्रसव के समय, स्तनपान के समय अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र नहीं होते हैं। बात करते हैं, थोड़ा जूम करके कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, अंडोत्सर्ग आर्तव चक्र नहीं होते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन का अधिक स्तर LH व FSH संदमन कर देता है। ठीक है ना, FS और H इन दोनों हार्मोनों का संदमन कर देता है। कौन, प्रोलैक्टिन कर देता है। समझ में आया भाई, क्या समझ में आया कि स्तनपान के समय आर्तव चक्र नहीं होता, अंडोत्सर्ग नहीं होता, अंडोत्सर्ग जैसी घटनाओं का अंजाम नहीं होता। इसकी वजह से प्रोलैक्टिन का अधिक स्तर LH व FSH की जो संदमित कर देता है और इसकी वजह से ये चक्र नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं सामान्यतः प्रसव पश्चात, यानी कि सामान्य जनरली जो प्रसव होता है उसके पश्चात 6 मंथ सेफ या फिर सुरक्षित होते हैं इस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गए नेचुरल वेरिएबल्स। ठीक है ना, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम तरीके, यानी कि आर्टिफिशियल कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपन लोग ये मामला कर सकते हैं। सबसे पहले है अवरोधक। क्या है, अवरोधक जो होता है भौतिक अवरोधक। कौन सा, भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक वाले में क्या मामला है कि पुरुषों में होता है कॉन्डोम्स का उपयोग किया जाता है और महिलाओं में सर्विकल कैप्स, डायफ्राम या फिर वॉल्ट्स, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो शुक्राणु है, यानी कि स्पर्म्स एंड ओवम को फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से मिलने से रोकना, किससे, मिलने से रोकना, क्या कहलाता है, अपने आर्टिफिशियल मेथड का फिजिकल बैरियर्स कहलाता है, भौतिक रूप से मिलना। अब पुरुषों के अंदर जो मशहूर ब्रांड है जिसका नाम है निरोध, जो भी NCERT की एक एक लाइन मैंने कवर की तो निरोध इसमें लिखा गया है। ठीक है, महिलाओं में एक सहेली नामक बनाया गया है जो पिल्स है, उसके बारे में आगे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, कहाँ किस प्रकार किसने बनाई और क्या क्या सवाल बनते हैं। ठीक है, इसमें जो जलीजर क्रीम का उपयोग करते हैं कुशलता बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं, ये STD यानी कि जो अपने जनिक होते हैं, जो डिजीज होते हैं, संक्रामक रोग, उनसे भी बचाव करते हैं। क्या करते हैं, बचाव। ठीक है, चलो भाई समझ में आया क्या, आ गया। IUDs के बारे में बात कर लें, यानी कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंत गर्भाशय युक्ति, जिसको गर्भाशय में लगाया जाता है। अब गर्भाशय यानी कि मादाओं के अंदर गर्भाशय में इसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले गर्भाशय में निवेशित करता है अनुभवी डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ऐसा नहीं कि अपन लगा सकते हैं, नहीं, इसको डॉक्टर्स या फिर नर्सेज, वो भी एक्सपीरियंस्ड
जिसमें कॉपर के बने होते हैं, कुछ और प्रकार के होते हैं, जैसे आयोडीज बोलते हैं, और टी शेप के होते हैं। किसके होते हैं? टी शेप। ठीक। सबसे लोकप्रिय, भारत में सबसे दूसरा उपयोगी, एनसीईआरटी बोलती है दूसरे रूप से, और सबसे लोकप्रिय है ना, सबसे लोकप्रिय, क्या? लोकप्रिय। लोकप्रिय यानी कि लोगों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? अब बात करें नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, और आयोडीज के कुछ टाइप होते हैं जिनको कल पढ़ने वाले हैं, या आज के छोटे से लेक्चर के अंदर, क्योंकि कुछ काम है। अगर लेक्चर नहीं लिया तो आपको नोट्स सेंड कर देंगे, नोट्स पढ़ के आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये थे आपके माइंड मैप्स जो मैंने आपके लिए बनाए थे कंप्लीटली। यहाँ पर देखो एकदम शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, हर बात को एक शॉर्ट टाइप से आपको समझाने का कोशिश किया है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।